ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह से दुआ है कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हम सब खैरियत से रहें, नेकियों के करीब तरीन और गुनाहों से दूर, बहुत दूर। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था जी कुछ सेल डेथ के बारे में, और आज हम अपनी सेल साइकिल में सेल डिवीजन कैसे होती है उसकी बात करेंगे। तो पहले ही हमारे पास है माइटोसिस। सेल डिवाइड होने का दूसरा तरीका, यानी कि पहला तरीका हम पढ़ चुके हैं ए माइटोटिक डिवीजन, जिसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बना करते, जबकि यहाँ माइटोसिस और मियोसिस में स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे। हमारा माइटोसिस हमारी नज़र में, हमें याद है बहुत सारी बातें आपने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, उन्हीं बातों को हम आगे शेयर करते हैं मज़ीद। और लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी इत्तेफाक से आपसे माइटोसिस डिस्क्राइब करवाया जाता है और कहा जाता है कि जी डिस्क्राइब द माइटोसिस सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा परेशानी करने वाला मेथड नहीं है, और अगर आप डायग्राम याद कर लें तो फिर ये मेथड भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन में, माइटोसिस इज द प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स the equal partition of replicate chromosome into two identical groups। तो हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स को इक्वल यानी बराबर में तकसीम कर दिया जाता है, और उसकी मदद से फिर दो नए सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं। आमतौर पर ये द अलाइनमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स एंड देयर सेपरेशन इनटू टू ग्रुप। पहले अलाइनमेंट होती है हमारे क्रोमोसोम्स की एक जगह, जिसको हम इक्वेटर ऑफ सेल कहते हैं, और फिर उसके बाद हम उसे सेपरेट होता हुआ देखते हैं, सेपरेशन। और दो अलग अलग जगह सेपरेशन होकर दो डिफरेंट पोल्स में हमारे क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, और दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक सेल। आप इसे अपने तमाम किस्म के यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोसिस होता था, ए माइटोसिस, और यूकैरियोटिक सेल में ए नहीं होता, माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन होती है जहां स्पिंडल फाइबर बनता है, ठीक है ना। तो माइटोसिस में फिर चार स्टेजेस हमें नजर आती हैं। ये जो पहली चार स्टेजेस होती हैं, इनको हम दो डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, या हेडिंग भी लगा सकते हैं आप चाहें तो। पहली हमारी स्टेज कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स क्या होता है? कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस मीन्स होता है डिवाइड या बिखर जाना। तो न्यूक्लियस का दो हिस्सों में डिवाइड होना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार फेजेस हमें इसमें नजर आती है। जबकि दूसरी स्टेज होती है वो साइटोकाइनेसिस है। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड होता है, पहले हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और फिर देन साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में पहली स्टेज है उसकी प्रोफेज। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस प्रॉपर, क्योंकि इंटरफेज हमने पढ़ा था, तो इंटरफेज में सारी प्रिपरेशन हो जाती है, सारी तैयारी हो जाती है, और फिर स्टेज शुरू हो जाती है, यहाँ तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। अगर हमारे नॉर्मल सेल हैं तो वहाँ माइटोसिस हो जाती है शुरू।
तो माइटोसिस की प्रोफेज सबसे पहले स्टार्ट होती है, जिसे हम प्रॉपर डिवीजन की इब्तिदा या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें हमारे क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, वाजे हो जाते हैं, उर्दू में बोलें तो दबीज हो जाते हैं। रिमेंबर दैट क्रोमेटिन या डीएनए डुप्लीकेट ड्यूरिंग द इंटरफेस, और वो इंटरफेस के दौरान ही उनको ज़रा दबीज या क्रोमेटिन नेटवर्क को सेपरेट करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो ज़रा तैयारी पकड़ने तैयार हो जाए। न्यूक्लियर एनवलप डिसॉल्व, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं या न्यूक्लियर एनवलप कह लें, तो वो हमारी डिसॉल्व या डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, हो जाती है। और सेंट्रियोल्स अगर मौजूद है, डिवाइड एंड माइग्रेट काइनेटोकोर एंड काइनेटोकोर फाइबर। अब हमारे पास जो हम आपको दिखा दें ताकि हमें ज़रा जहन में आ जाए, हमने कभी जिक्र किया या पढ़ा था कि जी हमारा ये सेल में जब डिवीजन शुरू होती है तो न्यूक्लियस की डिसअपेरेंस हो गई, और न्यूक्लियस डिसअपेरेंस होने के बाद हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं वो दो अपनी अपनी पोल पर, एक ये पोल पर आ गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आ चुका है, और एक वहीं खड़ा रहता है। तो ये डिवाइड होने के बाद माइग्रेट होकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, और अपोजिट पोल पर पहुंचने के बाद काइनेटोकोर फाइबर फॉर्मेशन शुरू होती है। काइनेटोकोर फाइबर का मतलब जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो जाकर अटैच करेंगे हमारे क्रोमोसोम को, वो बनना शुरू हो जाता है। स्पिंडल फॉर्म्स विच हैव थ्री टाइप्स। आपके पास मेरा ख्याल से मैंने 173 पेज नंबर पर, 172 पर पहले ही स्टार्ट एमसीक्यूज के लिए आपसे डिस्कस किया जा सकता है कि तीन किस्म के स्पिंडल फाइबर हमें नजर आते हैं, ठीक है। कौन कौन से जी? पहला वो स्पिंडल फाइबर होता है जो हमारे एस्टर फॉर्म करता है, यानी कि वो बहुत बड़े नहीं होते बल्कि सेंट्रियोल में इस तरह से छोटे नज़र आ रहे होते हैं, और ये छोटा चमकता हुआ तो नहीं होता, लेकिन लाइटिंग ऐसी नज़र आती है। जो हम सूरज बनाते हैं ना बचपन में, तस्वीर बनाते हैं सूरज की सीनरी में, तो हम यूँ करके बनाते हैं ना कि जी ये सूरज चमक रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह एस्टर फॉर्म्स हो जाते हैं। तो अगर स्पिंडल फाइबर में जब एस्टर फॉर्मेशन होती है, शॉर्ट स्पिंडल फाइबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल में आपको नजर आ रहा है। फिर इनमें से कुछ पॉसिबल है कि वो आगे बढ़कर यहाँ तक पहुंच जाए या क्रॉस कर जाए इसको, एक पोल से दूसरे पोल तक। कुछ ऐसे हैं जो पॉसिबल है इक्वेटर तक आ जाए, ठीक है। तो ये वाले हमारे जो आधे बने हुए छोटे से बने रह गए, ये हमारे एस्टर स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। जो हमारे एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंच गए उन्हें कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहा जाता है, और जो इक्वेटर तक पहुंचे उन्हें डिसकंटिन्यूअल या हाफ स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। क्लियर जी? एक वो जो बस छोटे छोटे से बने हैं, सेंट्रियोल के आसपास करीब करीब हैं, उन्हें हम एस्ट्रल फाइबर कहते हैं या शॉर्ट फाइबर कहते हैं। दूसरा वो जो एक पोल को क्रॉस करके दूसरे पोल तक पहुंच गए हों, उन्हें हम कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और तीसरा जो इक्वेटर प्लेट तक पहुंचे हैं
वो हाफ या डिसकंटिन्यू। अच्छा, ये दोनों तरफ से हो सकता है, मैंने एक तरफ से बना दिया आपको, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है जी, ये बात हो गई जी हमारी। हायर प्लांट्स में और सम इंसेक्ट लेक सेंट्रियोल। हायर प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता और इंसेक्ट में नहीं होता, इसीलिए हमने कहा कि कहीं पर हमें ऐसा भी नज़र आता है कि विदाउट सेंट्रियोल। लेकिन बाहर स्पिंडल फाइबर ग्लू बनेंगे वहाँ, और उसको बनाने के लिए फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाता है। ये ऑल ओवर हमारा माइटोसिस है, और इसमें हमारा ये स्टेज जो है ये प्रोफेज, और इसका मिड यहाँ तक का प्रोफेज, इससे अर्ली यानी इससे पहले प्रोफेज का ख़त्म हो जाता है। तो प्रोफेज को हम अर्ली प्रोफेज में, मिड प्रोफेज में और इंतहाई या टर्मिनल प्रोफेज तक देखते हैं। तो 3 स्टेजेस प्रोफेज में आप बना सकते हैं। पहले में उसके क्रोमोसोम वाजे और एनवलप डिसअपियर हो रही है, हो ही नहीं है। दूसरे में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना, और हमारे क्रोमोसोम्स का टेट्रावैलेंट हो जाना। ये बाइवैलेंट है और ये टेट्रावैलेंट है, 4 बाजू वाले। और देन फिर वो इक्वेटर प्लेट पर रन करना या पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर प्रोफेज के बाद हमारी फौरन ही सेकंड स्टेज या मेटाफेज शुरू हो जाती है। इट फॉलोज प्रोफेज, प्रोफेज के फौरन ही, और क्रोमोसोम एट दिस पॉइंट कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। तो इसमें हमारे, अगर याद हो हमें क्रोमोसोम्स का, तो याद है ना? क्रोमोसोम्स हमारे, उनमें 2 पार्ट होते हैं, एक सेंटर में और दूसरे उनके बाजू। तो इसे आप कहते हैं सेंट्रोमेयर, और इन्हें कहते हैं आप क्रोमेटिड, बाजू। ठीक है, क्रोमेटिड्स बाजू कहलाते हैं और ये सेंट्रोमेयर कहलाते हैं। तो सेंट्रोमेयर से अटैच है। क्रोमोसोम्स माइग्रेट टू द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, और ये सेंटर में आ जाते हैं सेल के या स्पिंडल फाइबर के दरमियानी हिस्से में, जहाँ स्पिंडल फाइबर इनको अटैच करता है। वेयर द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर फाइबर क्या था? आपने कहा कि जनाब यहाँ पर ये बनाया स्पिंडल फाइबर, और इसने आकर यहाँ अटैच कर दिया। बल्कि ये मैं आपको दोबारा से बनाऊं ताकि हम अगली चीज़ को ज़रा क्लियरली पढ़ सकें। ठीक है, वाज़ेह तौर पर बना लेते हैं। और ये सेंट्रोमियर, और ये हमारा ज़रा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि हमें आसानी रहे देखने में। और उसके बाद हमारे, ये हम एक साइड से बना रहा हूँ, दूसरी साइड से नहीं बना रहा हूँ। ये हमारे स्पिंडल फाइबर आकर यहाँ अटैच होगा। कई जगह से हो जाते हैं, सेंट्रोमेयर से भी खास तौर पर इनको होना, और क्रोमेटिड से भी इनको अटैच होना। ठीक है, तो जिस जगह से ये अटैच हो जाते हैं, इस जगह को, इस पॉइंट को जहाँ से ये क्रोमोसोम से अटैच है, उस पॉइंट को काइनेटोकोर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो काइनेटोकोर, वो ये पॉइंट। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, और आगे हम देखते हैं ये डायग्राम, जिसमें हमारा, जो हमने ये शो किया, यही पूरा है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दें, और वो ये कि अब ये स्पिंडल फाइबर जो है ना, वो यहाँ से आने से पहले एक्चुअल हमारे जो क्रोमोसोम है, उसको क्या कर चुका है,
पहले ही टेट्रावैलेंट, ये चार बाजू को, एक दो, दो या चार बाजू को, तो ये टेट्रावैलेंट बाजू के साथ यहाँ इक्वेटर प्लेट पर आ जाता है और वहां पर एनाफेज शुरू हो जाती है। जब इक्वेटर प्लेट पर खड़ा हो जाएगा तो अब एनाफेज शुरू हो जाएगी और एनाफेज में हमारा ये सेपरेशन करने का अमल शुरू होता है। इट बिगिंस विद द सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को सेपरेशन कैसे करेंगे जी? सेंट्रोमेयर को सेपरेशन करने के लिए हमारा जो नीचे मौजूद है ये स्पिंडल फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर नीचे की तरफ इसको पुल करेंगे, है ना? ये खींचेंगे, ये खींचेगा, ये, और ये इसको ऊपर की तरफ है। जैसे आपका है ना, आप अगर किसी कागज को या किसी कपड़े को फाड़े हैं तो अपने हाथों से दोनों तरफ अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो कपड़ा या कागज फट जाता है। ऐसे ही सेम बिल्कुल हमारे स्पिंडल फाइबर पुश अपवर्ड, पुश फॉरवर्ड, तो इसके नतीजे में हमारा जो सेंट्रोमेयर है वो कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह एक ये और एक ये दो अलग अलग हमारे क्रोमोसोम बन जाते हैं और फिर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर स्पिंडल फाइबर खींचना शुरू कर देते हैं, आधा पार्ट ऊपर की तरफ, आधा पार्ट नीचे की तरफ। एट द एंड ऑफ एनाफेज द क्रोमोसोम रीच टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल, और आखिर में ये एनाफेज के आखिर में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल पर इस तरह से आपको नजर आते हैं। ये पहुंच गए अपोजिट पोल। ठीक है, अभी जब पहुंच जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पर, अपोजिट पोल पर, तो फिर टीलोफेज शुरू हो जाती है। टीलोफेज बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी प्रोफेज थी, बस फर्क ये है कि उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि जैसा हमारा प्रोफेज हुआ ना, उसी तरह ये प्रोसेस चलेगा, मगर अपोजिट चलेगा। कंपैरेटिवली मैं बात कर लूंगा, आपको दिखा दूंगा। साथ ही तौर पर क्रोमोसोम रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल, क्रोमोसोम अपनी रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच गए। देन क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन फॉर्म। वहां पर हमारे क्या हुआ था प्रोफेज में, क्रोमोसोम जो है वो अपनी कॉइल्स को खत्म करके क्लियर हुए थे, वाजे हुए थे, और पहले क्या था वो क्रोमेटीन नेटवर्क। अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू क्रोमेटीन नेटवर्क, उल्टा हो रहा है बिल्कुल। फिर इसी तरह से वहाँ कैरियोकाइनेसिस का स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस एंड होता है और न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दोनों क्रोमोसोम, और हमने दो क्रोमोसोम लिए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अब सेल पर डिपेंड करता है कौन कौन से सेल है। हम अपने सेल की बात करें तो वहाँ 46 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने टू क्रोमोसोम्स की एग्जाम्पल ली हुई है। तो यहाँ पर आप इन टू क्रोमोसोम जब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोल पर पहुँच गए तो इनके सराउंडिंग में एनवलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। प्रोफेज में क्या हुआ था, वो खत्म हो रही थी ऐसा। न्यूक्लियस रीफॉर्म, न्यूक्लियस यहाँ दोबारा फॉर्म बनना शुरू होता है। देयर आर नाउ टू डॉटर सेल्स ईच विद एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक, क्योंकि क्रोमोसोम्स एक जैसे ही गए हैं दोनों में, लिहाजा इनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक जैसी होगी और दो डॉटर सेल बन जाएंगे टीलोफेज के बाद, जब इनमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ये नजर आ रहा है, ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। एनिमल सेल होगा तो उसमें सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ धंसना शुरू होगी,
अंदर जाना शुरू होगा। जबकि इसके अगेंस्ट अगर प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल में माइटोसिस होगा ना, तो प्लांट सेल में ये एक प्लेट बनना शुरू होगा और प्लेट बनकर फिर अंदर की तरफ जाएगी। आप अपने पेज 172 पर देख सकते हैं, साइटोकाइनेसिस लास्ट हेडिंग लगी हुई है, ठीक है। वहां पर आप देख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। कंस्ट्रक्शन डिप्रेशन, डिप्रेशन बनता है और ऐसे ऐसा अंदर की तरफ जाता है, appears in the cytoplasm from outside and goes on the increasing inner side until it completely divides the cytoplasm। और ये इतना अंदर जाने के बाद आपस में मिल जाता है और सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जबकि इन प्लांट सेल द साइटोकाइनेसिस प्लेज विद द appearance of cell plate at the equator plant। जबकि यहाँ पर एक प्लेट बनना शुरू हुआ, किसमें, प्लांट सेल में, और वो विच मूव्स sideways to divide the mother cell into two daughter cells। और वो प्लेट अंदर धंसने के बाद फिर दो अलग अलग सेलों में डिवीजन करेगी, ठीक है जी। तो ये हमारा थोड़ा सा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस आता है। अगले पेज 173 पर आपके लिए एमसीक्यूज हैं, छोटा सा आपको दो लाइनों में एक पैराग्राफ नजर आ रहा है, वो देख लीजिए। इन एनिमल्स द माइटोसिस इज एम्फी where an ester is formed at each pole of the spindle। तो एनिमल सेल में दोनों जानिब एस्ट्रल फॉर्मेशन हमें नजर आती है, जबकि हमारे प्लांट सेल में एस्ट्रल नहीं बनता, इसलिए हम उसको एन एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एस्ट्रल उसमें बनता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। असल में वहाँ जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं, जो बिल्कुल थोड़े से छोटे छोटे से बने थे, वो नहीं बनते। वहां पर दो किस्म के, यानी या तो कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर बनेगा या हाफ कंटिन्यूस बनेगा। तो इसलिए वहां पर एस्टल फॉर्मेशन हमें नजर नहीं आता इनमें, प्लांट सेल। ठीक है जनाब, बात हो गई। माशाल्लाह से बच्चे आज कुछ कम है, वैसे तो रोज ही कम होते हैं। ये बायो हमारा टॉपिक ही मज़ा ही नहीं आता ना बेचारों को, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में। खैर, बस एक हफ्ता और रह गया, फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन शुरू हो जाएगा ना। ये आपकी जो ओरिजिनली माइटोसिस आपको नज़र आ सकता है किसी जगह, किसी सेल में, लाइक प्लांट सेल में, तो वो आपके सामने है। और ये आप अपनी प्रैक्टिकल्स में बॉटनी के इसी तरह के प्रोसेस को देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा। और वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस जो करवाई जा रही होगी, तो वो आपको ये जो होता है ना हमारा ऑनियन, प्याज, तो प्याज की रूट जो ग्रो कर रही होंगी बिल्कुल ज़्यादा स्टेज में, तो वो आपका लैब अटेंडेंट जो ला कर रख लेगा 2-4 दिन पहले, जिस दिन आपको प्रैक्टिकल है, और उसको पानी में रख देगा, तो ग्रोथ शुरू हो जाएगी रूट्स की। उनका टीएस करके आपको माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस सॉरी, देखना होता है, स्लाइड बनानी होती है आपको। तो उसमें आपको ये स्टेजेस अलग अलग, एक ही सेल में सारी स्टेज नहीं देख सकते ना, अलग अलग स्टेजेस अलग अलग जगह पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है पेज नंबर 173 पर, और आपसे कहा जाता है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस में हमारे पास इट इज एन इक्वेटोरियल division through which parental daughter cells are produced, having the same amount and type of genetic constitution as that of the parent cell। तो पेरेंट सेल में जितना अमाउंट, जितनी कोडिंग है, जितनी जीन्स हैं, वो हमारे
डॉटर सेल में, यानी न्यू फॉर्मेशन जो सेल की हो रही है, दो सेल बनना है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। माइटोसिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। जब से हमारा किसी भी एनिमल का, किसी प्लांट का जाइगोट बनेगा, हम्म, उसके बाद से जितनी भी डेवलपमेंट होगी या ग्रोथ होगी, वो सारी की सारी हमारी माइटोटिकल, माइटोसिस ही होगा हमारे सेल में। तो फिर हमारे सेल अपनी नंबर्स को बढ़ाएंगे, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, ग्रोथ भी करेंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। इस प्रोसेस में क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद सेम है, तो द डॉटर सेल रिटेन द सेम कैरेक्टर एज दोज ऑफ द पैरेंट। तो डॉटर सेल यानी जो दो सेल बने हैं, उनमें वही कैरेक्टर आएंगे जो पेरेंट सेल, उससे चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होने का मतलब है कैंसर बनना शुरू हो जाएगा, जो हम अभी डिस्कस करते हैं आगे। इट हेल्प द सेल इन मेंटेनिंग प्रॉपर साइज। माइटोसिस की वजह से सेल अपना प्रॉपर साइज मेंटेन करता है। सेल का साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा किसी भी वजह से, तो सेल फौरन डिवीजन करने की तरफ चला जाएगा, ताकि अपने साइज को दोबारा रिटेन किया जाए। माइटोसिस हेल्प इन द restoring wear and tear in the body tissue। वेयर एंड टेयर, अपने आंसू नहीं बल्कि अपने जख्मों को भरना, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज और लॉस्ट पार्ट, अपने डैमेज हिस्सों की रिप्लेसमेंट कर देना। लॉस्ट पार्ट हमारे यहाँ तो नहीं बनता, लेकिन हमें पता है कि रेप्टाइल्स वगैरह में बन जाता है। हीलिंग ऑफ वुंड्स, हमारे चोट का भरना। एंड रीजनरेशन ऑफ डिटैच पार्ट लाइक लेजर्ड की टेल। लेजर्ड की टेल आपकी जो टूट जाती है लिजर्ड की, तो वो दोबारा से बनाई जाती है माइटोटिकली। ठीक है। तो क्या जी, एक और दो पॉइंट दोबारा बता देते जी। इट इज एन इक्वेटर, इक्वेटर बराबर दरमियाना डिवीजन है, जिसमें आइडेंटिकल डॉटर बनते हैं, आइडेंटिकल, जिनकी शनाख्त हो ना और ठीक ठाक, which have the same amount of genetics material and genetic code। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जेनेटिक कोड भी उसमें एक जैसा है। कौन सा जैसा है, कैसा है? पेरेंट्स के जैसा। जो पेरेंट्स के पास जेनेटिक मटेरियल था जितना, उतना ही है न्यू सेल्स में, और उतना ही कोड वहां मौजूद है। और दूसरा पॉइंट आपके पास है कि जी ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था ना, स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट बनने के बाद जितना भी डिवीजन हुआ, याद है, क्लेवेज हुआ, फिर मॉड्यूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, और फिर आपका एम्ब्रियो डेवलप हुआ। यहाँ जितनी भी डिवीजन होगी वो सब की सब हमारा माइटोसिस के थ्रू होगी। और फिर जब वो एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद पैदा हो गया, अब उसमें जो ग्रोथ हो रही है, जो नशोनुमा पा रहा है, जो उसमें सेल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो सेलों की तादाद भी माइटोटिकली डिवीजन होती जाएगी और सेल बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गई बात की। आगे चलें जी। इट इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको याद हो कि आपने बडिंग पढ़ा है ना, और वो पढ़ा था एक फिजन, मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन। तो फिजन में भी हमारा जो बैक्टीरिया है
वो अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करता है दो हिस्सों में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा भी देखने में आया है। हालांकि बैक्टीरिया में तो कभी इत्तेफाक से नजर आएगा, लेकिन माइटोटिकली तो मुश्किल है। ए माइटोटिकली आपको ज़्यादा नजर आता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्रोटोजोआ हैं, तो उनमें हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई होने का जो अमल है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। इफ माइटोसिस रिमेन अनचेक्ड, ये आखिरी पॉइंट आपको ले चलेगा कैंसर की तरफ। अगर माइटोसिस की डिवीजन हो रही है तो उसको बाकायदा चेक एंड बैलेंस किया जाता है। और अगर चेक नहीं किया गया तो, अगर अनचेक्ड है, इट मे रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। और पॉसिबल है कि ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल हो जाए, यानी उसकी कंट्रोलिंग पावर हमारी बॉडी को खो दे। हमारी बॉडी को पता ही ना चले कि अब जी तुम्हारे सेल कितनी बार डिवाइड हो रहे हैं, कितने डिवाइड हो रहे हैं। और यही ग्रोथ ऑफ सेल्स लीडिंग टू कैंसर और ट्यूमर, और यही ग्रोथ जो है वो असल में कैंसर या ट्यूमर की तरफ चले जाएगी। ठीक है। तो माइटोसिस जो है वो अगर कंट्रोल रहेगा, चेक रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो कैंसर के बनने के चांस ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब कैंसर पर बात चलती है। कैंसर एज रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। मैंने पहले भी शायद आपसे जिक्र किया होगा कि हमारी बॉडी में डेली बेसिस पर रोजाना हजारों कैंसर सेल प्रोड्यूस्ड होते रहते हैं। लेकिन हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या हमारा यूँ कह लें कि डिफेंसिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो इन सेलों को लेता है और मार देता है, खत्म कर देता है। अब अगर कोई सेल बच गया किसी भी वजह से, नजर नहीं आया या कहीं वो छुप के बैठ गया, तो वो सेल अपने आप को कैंसर सेल में बदलना शुरू करेगा। कैंसर सेल दरअसल कहीं से बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारी ही बॉडी के बिगड़े हुए, खराब, नाराज सेल होते हैं। और ये नाराज सेल अगर बॉडी से निकाल नहीं गए दिए गए, एक्सक्रीशन नहीं हुई इनकी, तो फिर ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि होते बॉडी के हैं, लिहाजा बॉडी भी इनको बहुत देर बाद डिटेक्ट करा, जब ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुके हों, तब कहीं जाके बॉडी को समझ में आती कि नहीं यार ये तो कुछ और ही है। जब तक पता चलता है कि कैंसर दूसरी स्टेज में चला जा चुका है। और दूसरी स्टेज के बाद हमें बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है, और हमें फिर उसे संभालना कदर मुश्किल हो जाता है। ऑपरेट वगैरह करके वो पीस निकाल दें बाहर, लेकिन पूरी बॉडी में हमारे ब्लड सेल है, टिश्यूज हैं, तो ये वहाँ जाकर सेटल डाउन हो सकता है। लिहाजा इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये सिर्फ एक, मिसाल के तौर पर लीवर पर कैंसर हुआ है तो वो सिर्फ लीवर पे ही मौजूद है। अगर ऐसा होता तो फिर तो हमारे लिए परेशानी नहीं थी कोई। फिर तो वो लीवर का जो हिस्सा है उसको उठा के काट के फेंक देते, जान छूट जाती। लेकिन ये पूरी बॉडी में पेनिट्रेट कर रहा होता है। मेरी आवाज़ कट क्यों रही है बेटा? तुम्हारे पास ही हमेशा कट रही, बाकी सबके पास सही आ रही। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हमने ने कहा ट्रीटमेंट तो बेटा हमारे पास पहली, हम कैंसर की डिस्कशन पूरी ले लें। ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ा रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, क्योंकि कैंसर कोई छोटी मोटी डिजीज तो है नहीं। अब कैंसर सेल में क्या होगा?
In cancer cells, the mitotic rate is not inhibited. हमारे पास है, यानी अगर हम अपनी नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली हमारे जो सेल्स की डिवीजन है उसको इनहिबिट किया जाता है। यानी आपकी स्किन बन रही है टूट कर, तो चोट वोट लगी और नई स्किन बन रही है, तो वो खास जितना टूटा है, डैमेज हुआ है एरिया, उसी एरिया को फिल करेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो अब वो डिवीजन ही करता चला जाएगा सब। तो उसे रोका भी जाएगा कि हाँ जी अब ये स्किन पूरी हो गई है, चोट खत्म हो गई है, अब डिवीजन बंद कर दो, यहाँ पर रुक जाएगी। लेकिन कैंसर सेल का पहला क्या प्रॉब्लम है, इनहिबिट नहीं होती, ये डिवीजन करता ही चला जाता। एंड द सेल्स टेंड टू पिल अप इमाइटोटिकली, और फिर जाकर ये अपने आप को इमाइटोटिकली डिवाइड करता है, फॉर्मिंग irregular masses which are several layers deep. अब ये मैं आपको साथ ही दिखाता भी जाऊं, ये मेरे एग्जाम्पल है जी, कैंसर सेल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर। अब ये कैंसर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है, लेकिन इस स्टेज पे नहीं, ये तो बहुत चंद है, चंद 50 60 है, 100 है, इस वक्त हमारी बॉडी को अंदाजा नहीं हो पाएगा, क्योंकि cancer cells show less adhesion to the solid support, and among themselves and motility is more pronounced, क्योंकि ये adhesive नजर नहीं आते। वैसे का मतलब अलग अलग नजर नहीं आते बॉडी को, और बॉडी को ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं और के आया हुए सेल है या कुछ मुख्तलिफ है इनमें, ये फर्क नजर नहीं आता। और इनकी मोटिलिटी, मरने की सलाहियत वो भी ज़रा कम होती है, इतनी जल्दी नहीं मरते। इस तरह दो तरह से हमारी बॉडी से ये बच जाते हैं। एक तो बॉडी को पता नहीं चलता, एक ये डीपर लेसर, डीपर हमारे लेयर्स में बनते चले जाते हैं और मास को प्रोड्यूस करते जाते हैं। अब ये होता क्यों है, आम तौर पे हम इसको अभी तक ज़्यादा, आप यूँ कर लेंगे 90% हम कुछ कॉसेस को बात करते हैं कि जी ये कॉस है, ये कॉस है, लेकिन 10% अभी भी हमें डाउट है कि एक्चुअल कैंसर कहाँ से आया है या कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि हम आइडियली मुख्तलिफ चीज़ों को देख लेते हैं। कैंसर सेल डेवलप बाय द म्यूटेशन ऑफ सेलुलर जीन, या तो ऐसा होता है कि जो हमारी सेलुलर जीन है जो कि काम करती थी सेल ग्रोथ का या सेल को माइटोटिक डिवीजन करवाने का, उसमें कोई तब्दीली, कोई खराबी आ गई, म्यूटेंट हो गई, ये वजह हो सकती। या फिर मुख्तलिफ किस्म के जो हमारी म्यूटेंट जीन होने की भी वजह है, उसमें केमिकल्स हैं, फिजिकल हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे आयनाइजेशन, रेडिएशन है, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये रेज क्या करती हैं, ये रेज कोई भी किस्म की हो जो ज़्यादा आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर रही हैं अगर, तो वो आपके इंजाइम्स को डैमेज कर देती हैं। अब जरूरी नहीं है आपने एक बार एक्सरे कराया और आपकी सेल डैमेज हो गया, नहीं, बार बार या बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में हमारे सेल के इंजाइम्स डिस्टर्ब हो गए, टूट गए कुछ, तो वहाँ मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। अब अगर हमारी बॉडी उनको डिटेक्ट नहीं कर पाई और उसे बॉडी से निकाला नहीं मार कर, तो वो अपनी डिवीजन माइटोटिकली एमाइटोटिकली करना शुरू करेंगे, कैंसर बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ कहते हैं कि जी आयनाइज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, तो हमारे सेल में किसी वजह से फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया,
वो फ्री रेडिकल ने गड़बड़ कर दी। असल में तो हम जितना सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं, खाने से पीने से लेकर इस्तेमाल में, तो उन सिंथेटिक मटेरियल में बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक मटेरियल हैं जो हमारे सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद हमारे सेल का दिमाग ख़राब कर देते हैं। भाई कैंसर सेल कौन है? वो आप ही की बॉडी का बिगड़ा हुआ बच्चा या नाराज बच्चा कह लो उसको, है ना। म्यूटेशन मीन्स होता है तब्दीली आ गई, कोई खराबी आ गई। तब्दीली का मतलब वो नहीं कि कोई अच्छी तब्दीली, खराब तब्दीली। और जीन ने अपना काम जो उसकी जिम्मे था उसको छोड़ दिया, उल्टा सीधा कोई और काम करने लग गई, तो उसे कहते हैं म्यूटेंट या म्यूटेशन। जिनका कोड बदल गया, जिनकी लोकेशन बदल गई, जिनकी तादाद बदल गई, कुछ भी हो सकता है। ये म्यूटेशन हम पढ़ेंगे, हमने वहाँ से चैप्टर नंबर 8 में शायद या 6 में। ठीक है। कुछ कैंसर में हम ये भी कहते हैं, देखते हैं कि जी वायरस इन्वॉल्व है, लाइक ल्यूकीमिया, ब्लड की बीमारी है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम अभी तक 100% श्योर नहीं है कि कैंसर कौन बना रहा है। अब जो भी बना रहा हो, कैंसर से हमारी मौत क्यों होती है, मरते क्यों? एक्चुअली कैंसर क्या कर रहा है, कैंसर टिश्यूज compete with नॉर्मल टिश्यूज, कंपटीशन कर रहे हैं नॉर्मल टिश्यूज के साथ। किस लिए? फॉर न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ा के लिए। अब ये मांस बना है, तो इस मांस के आसपास जितने टिश्यूज हैं नॉर्मल, उनसे ये क्या खाना ले रहा है? खाना ले रहा है तो वो कमजोर हो जाएंगे। कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इनडेफिनेटली। तो कैंसर ने बस खाना खाया और डिवीजन, खाना खाया डिवीजन, खाना खाया डिवीजन। ये अपने सेल की कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा कि थोड़ी देर के लिए रुके, मेंटेन करे उसके साइज को, उसके वॉल्यूम को, ना। बस इसने खाना लिया और डिवाइड, their number multiplied day by day. Hence, these cells demand essentially all the nutrition available to the body. बराबर से बराबर, बराबर से बराबर, बराबर से बराबर लेते 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 पूरी जगह फैलता चला जा रहा है, और बॉडी की बल्कि अवेलेबल जो न्यूट्रिशन है वो भी इसके हाथ में आ रही है। बॉडी कहाँ हो गई? एज द रिजल्ट नॉर्मल टिश्यू ग्रेजुअली सफर न्यूट्रिटिव डेथ, और जो ठीक थे टिश्यूज वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। सियासतदान है ना, दबा के खा खा के अपना तो भर लेते हैं, गरीब बेचारा भूखा मर रहा है। अब ये भर भर के बेचारों का पेट नहीं भरता, मसला तो ये तो भर लिया चलो यार पेट ही भर गया, बल्कि ये दूर तक निकलना शुरू हो जाते हैं और आस पड़ोस को अपने शिकंजे में ले लेते हैं, ग्रिप में ले लेते हैं। ऑर्गन में हुए, लाइक लीवर में हुए, तो लीवर में पहले छोटा सा एक एरिया इन्होंने खराब किया, फिर उसके बाद ये पूरे लीवर पर फैलना शुरू हो गया। ये दरअसल सेकेंड स्टेज का आखिरी हिस्सा या थर्ड स्टेज की इब्तिदा होती है। और हमारी बॉडी उस वक्त, जिस वक्त ये मांस छोटा सा बना था, उस वक्त बता रही थी, बुखार शायद उसको कभी हुआ, या कभी उसको सर में दर्द हुआ, या कभी उसे चक्कर आए, तो वो ये सब अलामतें इब्तदाई हो सकती है कैंसर की, लेकिन हम उसे इग्नोर कर डालते। हमने पैराडॉल खा ली खुद ही और चलो जी गुजारा हो गया जी, बुखार खत्म हो गया, लेकिन बॉडी ने भी फिर 2 महीने तक आपको इंडिकेट नहीं किया, 2-4 महीने बाद दोबारा इंडिकेट किया। तो इस तरह से हम उस इंडिकेटर को रिफ्यूज कर देते हैं। और फर्स्ट स्टेज इसीलिए हमें पता नहीं चलती कहाँ गई, और सेकेंड स्टेज जब बढ़ जाती है तो फिर हमारी बॉडी, अब आपको वीकनेस होने लग जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है, बुखार कंटिन्यूस रह रहा होता है, तो फिर हम भाग दौड़ शुरू करते हैं। और जब काफ़ी, तो नहीं लेकिन
देर हो चुकी होती है, क्योंकि सेकंड स्टेज में पहुंच चुका होता है। और अगर उससे ज़्यादा देर हो गई, यानी कि हम किसी ऐसे डॉक्टर की गिरफ्त में आ गए जो सिर्फ आपसे दवाई के पैसे लेना उसका काम था, तो वो महीने 2 महीने आपको बस इन्हीं चक्करों में डाल डूल के अपनी जेब भर रहा है, लेकिन आपका बेड़ा गर्क हो गया। और फिर वो सेकंड स्टेज का एंड या थर्ड स्टेज का स्टार्ट पॉइंट शुरू हो गया, जो खतरनाक हो जाएगा अब हमारे लिए। हमारी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। तो ये हमारे जो आपको भी हम जरा सी सिचुएशन बता रहे थे, ये ब्लू कलर में हम जो शो हो रहे हैं, ये एक्चुअल हमारे लिम्फेटिक सेल्स हैं, हमारे डिफेंसिव सेल्स हैं। और ये डिफेंसिव सेल हमारे इस कैंसर सेल को, ये जो नजर आ रहा है, ये आपका कैंसर सेल है, इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। और ये देख रहे हैं, ये ग्रिपिंग शुरू हो रही है, और ये अब हमारी बॉडी के उस ऑर्गन के सेल्स को मजीद खाना शुरू कर दिया। खाने से मुराद उसकी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कैंसर सेल हमारी बॉडी को नुकसान करता है, डैमेज करता है। क्लियर जी? आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी। कल क्योंकि मियोसिस हम शुरू करेंगे, तो फिर मियोसिस तो अब नहीं ख़त्म हो सकता, ख़त्म क्या मतलब स्टार्ट ही होगा। तो कल हम मियोसिस को करेंगे। ठीक है जी? तो कोई बात पूछनी है तो सवाल कोई पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम जिन्होंने जाना है वो बेशक जा सकते हैं।